हमारी कायनात में ऑब्जर्वेबल जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों या फिर हम हों या कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आती हो, वो पूरे मैटर का ओनली 5% है। क्योंकि हमारी कायनात है वो 3 तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है। सबसे पहले रेगुलर मैटर, उसके बाद डार्क मैटर और थर्ड पे डार्क एनर्जी। जस्ट लाइक ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी विजिबल नहीं है, यानी हम उसे अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तो ये फिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का आइडिया बेसिकली आया कहाँ से? इसके रीज़न ये है कि हमारी गैलेक्सी या फिर कायनात में मौजूद कोई भी गैलेक्सी, उसमें ऑब्जर्वेबल जितना भी मैटर है उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी शेप है वो बरकरार रह सके। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव रखते थे कि शायद मिल्की वे ही टोटल हमारी कायनात है, लेकिन एडवर्ड हबल ने इस बात को प्रूव किया कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये तमाम तर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इनकी स्पीड टाइम के साथ ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है। इस डिस्कवरी ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया, क्योंकि हमें जो बेसिकली फिज़िक्स के लॉज मालूम है, जो हमें न्यूटन और आइंस्टाइन ने बताए थे, वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम यहाँ पर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इस आइडिया को और भी तकवीत मिली कि कोई और भी मैटर कायनात में एग्जिस्ट करता है, जिसे डार्क एनर्जी या फिर डार्क मैटर का नाम दिया गया। एडवर्ड हबल के बाद फ्रिट्ज फिकी ने इनमें गैलेक्सीज का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की। उसने 2 डिफरेंट तरीके से गैलेक्सीज का मास है जो कैलकुलेट किया, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आया, जिसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि आइदर न्यूटन या आइंस्टाइन रॉन्ग थे या फिर कोई ना कोई चीज़ हिडन मौजूद है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी। फ्रिट्ज फिकी ने इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दिया। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में सजेस्ट किया जाता है कि ये किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये मैटर में से गुजर सकती है, जैसा कि नॉर्मल मैटर जो विजिबल मैटर है, इसमें से भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो गुजर सकती है, और ये लाइट के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करती। इसी वजह से ही ये इनविजिबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उसे देखते हैं, जस्ट लाइक ब्लैक होल, क्योंकि वो लाइट भी अपने अंदर निगल लेता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होकर आती तो हम वो भी इनविजिबल है। इसी तरह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी इनविजिबल है। फेमस साइंटिस्ट नील डिग्रास टाइसन का कहना था कि हो सकता है कि ये डार्क मैटर हो ही ना, बल्कि एक इनविजिबल ग्रेविटी की फोर्स हो जो हमारे नियर बाई मल्टीवर्स में से किसी भी मैटर की हो सकती है। गो कि हमारे पास मल्टीवर्स को प्रूव करने के लिए कुछ प्रूव नहीं है, लेकिन हमारे पास थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल रीजंस ज़रूर हैं, जिनके बेसिस पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मल्टीवर्स है वो एग्जिस्ट कर सकता है। डार्क मैटर की डायरेक्ट डिटेक्शन 2007 में चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप, जो कि नासा का एक मिशन है, उसके ज़रिए से की गई। पूरी कायनात में मौजूद चीज़ों को हम मेजर करते हैं और उसी मेजरमेंट के बेसिस पे ही उन्हें यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास उनकी नॉलेज तो होता है, लेकिन उसके पीछे की बिहाइंड की रीज़न या फिर उसका ओरिजिन है वो नहीं होता। इसी वजह से हम डार्क मैटर की जो क्वांटिटी के बारे में तो जानते हैं कि डार्क मैटर 27% और जबकि डार्क एनर्जी 68% थ्रू आउट द यूनिवर्स है, लेकिन इसके ओरिजिन्स के बारे में हमारे पास कोई ख़ास सबूत नहीं है। 2025 में नासा रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ डार्क मैटर के बारे में ही डाटा इकट्ठा करेगी। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिस्कवरी होगा साइंस की दुनिया में, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जिस बॉडी के पास मास ज़्यादा होगा उसके पास ग्रेविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो प्लैनेट्स एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए उनको रिवॉल्व करना ही पड़ता है। जितना कोई प्लैनेट किसी स्टार के ज़्यादा नज़दीक होगा उसको उतनी ही तेज़ी से
वो रिवॉल्व करना होगा ताकि वो अपनी जो स्टार की ग्रेविटी है उसको बैलेंस कर सके, और जितना वो दूर होगा उतना ही स्लोली वो मूव करेगा। इसी वजह से मरकरी है हमारे सोलर सिस्टम में, वो सिर्फ और सिर्फ 88 डेज में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जबकि नेपच्यून जो कि सबसे दूर से सियारा है उसे 164 साल लग जाते हैं अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में। ग्रेविटी की इक्वेशन के मुताबिक ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन जो एडवर्ड हबल ने नोट किया था कि डिस्टेंस जितना बढ़ता जाता है स्पीड भी उसके साथ उतनी उतनी बढ़ती ही जाती है। इस वजह से भी ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ने और भी ज़्यादा आइडिया ने तकवीत पकड़ी कि कोई ना कोई हिडन चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये गैलेक्सीज अब वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इनकी स्पीड भी ग्रेजुअली इंक्रीज ही होती जा रही है। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही बेसिकली इनको एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्टली एविडेंस मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि डार्क मैटर कहाँ पर कितना और कैसे एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये इस वक्त एक फैक्ट बन चुका है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी और दूसरी वार्म होल्स की थ्योरी पाई जाती है। इसी तरह ब्लैक होल और साथ में ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की थ्योरी भी इसी तरीके से ही एग्जिस्ट करती है।